नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 35 क्लास की सीरीज चलाई जा रही है, आज हम 35 में से क्लास नंबर 12 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 11 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। इस सीरीज की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। आपको जिस भाषा में सहूलियत होती है लेके पढ़ सकते हैं। इस सीरीज की पीडीएफ कॉस्ट मात्र 70 रुपया रखा गया है। आप 70 रुपया पेमेंट करके ये पूरे सीरीज अर्थात ये 35 क्लास की कंटेंट, साथ ही साथ आपको टॉपिक बैच दिया जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेंगे। तो जिनको रिक्वायर्ड है आप ले सकते हैं अगर हमारी कंटेंट का वैल्यू आप समझते हैं। और हमारी कंटेंट की वैल्यू वास्तव में वही बच्चे समझ सकते हैं जो पढ़ने और पास होने के मकसद से जो है स्टडी कर रहे हैं। कुछ है कि टाइम पास 2-3 साल देखता हूँ, नहीं हुआ तो दिल्ली बम्बई पंजाब है ना यार, हमारा दोस्त एक कंपनी में काम करता है वहाँ लग जाएंगे। तो ऐसे बच्चे को समझ में नहीं आएगी हमारी कंटेंट, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। चैनल बहुत छोटा है जैसा कि आपने भी देख रहा है और मैं भी जानता हूँ, लेकिन कंटेंट जिस दिन छोटा होने लगेगा मैं पढ़ाना शायद छोड़ दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरी प्राइमरी जो है पेशा नहीं है। मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है और दूसरों की इसी रूप में मदद कर सकता हूँ, और मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए डायरेक्टली, तो यही कर रहा हूँ। तो लाभ उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए, व्यू देख के कोई बच्चे जाते हैं, अरे 2 लाख व्यू है चलो वहाँ पे, तो जाओ भाई, हमारे पास कम है। आप उस पर मत जाइए कि व्यू नहीं आती तो नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि सब पढ़ लेगा तो सबको ना नौकरी हो जाएगा जी, इतना सीट थोड़ी निकल रहा है, ठीक है। ये है मोबाइल नंबर, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय करना होता है, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग कर आप जो है वो कंटेंट बाय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। ए टू जेड बात को ध्यान से सुनना शुरू से अंत तक। निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत के पश्चिम बंगाल के लगभग 40% मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के पादप तथा जीव जंतु के प्राकृतिक जो है आवास प्रदान करते हैं तथा तूफान और सुनामी के खिलाफ प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि गुजरात स्थित जो कच्छ का रण है वास्तव में एक लवणीय दलदली भूमि है। ये 2 स्टेटमेंट मात्र से ही आपके 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ये खासियत है हमारी छोटू सी चैनल की, ठीक है। आज पहले जमाना गया कि भाई ज्वारीय वन किसे कहते हैं, तो मैनग्रोव वन को कहते हैं, इतना समझ लिए तो बहुत सारा काम हो जाएगा। अब नहीं, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 4 क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए। आपका जो नया वेंडर चल रहा है, ठीक है भाई, तो अच्छे से पढ़ो, है ना। और जिनको इस प्रकार की जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया गया ई बुक चाहिए, तो हमारा टॉपर्स चॉइस रिलीज हुआ है, आप लोग ले सकते हैं। सीजीएल वाले बच्चे, है ना, या फिर एसएससी की कोई भी एग्जाम देने वाले बच्चे, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा पढ़ाया है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट राइट हो रहा है। अब कैसे राइट हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल में लगभग 40% अकेलवे मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। यह वन विभिन्न प्रकार के पादपों, जीवों की जो है प्रजातियां, उनको आवास प्रदान करते हैं, शेल्टर देता है। तूफान और सुनामी के खिलाफ ये प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करता है। और जब सुनामी और तूफान के खिलाफ ये प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करेगा, मतलब ये मृदा अपरदन को भी रोकेगा, ठीक है भाई। चलिए, मैनग्रोव वन कई प्रकार की सागरीय तथा स्थलीय जीवन, प्रजनन, संवर्धन और चारागाह के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ ये कई प्राकृतिक आपदा, तूफान, सुनामी और मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती है। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया हूँ, इसे ज्वारीय वन भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। सुंदरबन डेल्टा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। सुंदरबन को दुनिया का पहला मैनग्रोव वन माना जाता है, ये बात भी एक आपके लिए रहना है यहाँ पे। यह रॉयल बंगाल टाइगर, इरावती डॉल्फिन, रिसेस मैकैक, सुंदरी का वृक्ष इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। क्या? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा कई जो है छोटे मोटे जो मजदूर लोग हैं उनके आजीविका का स्रोत भी है। इसके ऊपर एक पिक्चर बना है, रोर, आपने देखा भी होगा, रोर करके एक पिक्चर बना है। सुंदरबन डेल्टा को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि पूरे पिक्चर सुंदरबन डेल्टा के अंदर ही फिल्माया गया है, आप लोग देख सकते हैं, अच्छा पिक्चर है, ठीक है। इनके अलावा सुंदरबन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। डेल्टा का आकार कैसा होता है? ट्रायंगल शेप का होता है लगभग। और डेल्टा क्या होता है? जहाँ पे नदियों के द्वारा निर्मित भूस्थलाकृतियां, मैंने इसी सीरीज में पढ़ाया है क्लास नंबर 10 में, तो वहां पे मैंने अच्छे से बताया है कि डेल्टा क्या होता है, कहाँ बनता है। डेल्टा का निर्माण नदी वृद्धावस्था में करती है। नदी को 3 अवस्था में बांटा गया है। शुरुआती अवस्था जिसे जवानी अवस्था कहेंगे,
बीच वाले प्रौढ़ावस्था और लास्ट वाला वृद्धावस्था। तो जो डेल्टा जो नदी का गुण है ये वृद्धावस्था में क्रिएट करती है, जहां नदी अपनी जलराशि किसी बड़ी जलराशि में उड़ेलती है या समुद्र में मिलती है, उससे पहले डेल्टा का निर्माण होती है। यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई यूनेस्को द्वारा मैंग्रोव वाला जो डे है वो कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 26 जुलाई को मनाया जाता है। मिष्टी योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो है लॉन्च किया गया था, है ना। ये 5 वर्षों तक के लिए लॉन्च किया गया था और इसके तहत 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में जो है जो मैनग्रोव है उनको बढ़ाने का काम किया जाएगा, क्योंकि जो मैनग्रोव जंगल है वो तटीय राज्यों में ही पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपके इकोनॉमिक्स से है, आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा राइट है। साल 2023-24 के अंत तक भारत का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर अमेरिका था। कथन 2 है कि टैरिफ अधिक होने से घरेलू मार्केट में विदेशी वस्तु की बिक्री कम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सत्य है वो आपको पहचानना है। तो जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है, पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये कैसे रॉन्ग है मैं नीचे बात करता हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर स्टेटमेंट नंबर सेकेंड हो गया। आयात किए गए सामानों पर लगने वाले टैक्स को आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ कहते हैं। जो आयात होता है वस्तु, है ना, उस पे स्थानीय सरकार के द्वारा जो अलग से टैक्स लगाया जाता है उसे आप टैरिफ कह सकते हो। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे देश की सरकार विदेश से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाती है ताकि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके और, है ना, सरकार को राजस्व प्राप्त हो। जैसे ये अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको पता होगा कि अमेरिका ने लगातार 2 बार टैरिफ लगा दिया इंडियन वस्तु के ऊपर। तो आपके एग्जाम में आने के लिए एकदम बेकरार है ये बात, आपको नॉलेज होना चाहिए कि टैरिफ क्या होती है। उदाहरण से यहाँ पे नीचे समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण मान लीजिए कि जर्मनी में बनी कोई मोबाइल, है ना, नोकिया मान लीजिए 2 मिनट के लिए, है ना, हालांकि जर्मनी मेड नोकिया मोबाइल नहीं है। मान लीजिए कि जर्मनी में कोई मोबाइल भारत को 10,000 में पड़ता है। यदि भारत सरकार इस पर 10% का टैरिफ लगा देती है तो 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपया। अब यही मोबाइल ग्राहकों के लिए 11,000 रुपया में उपलब्ध होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि 10 के जब इसका कॉस्ट था, है ना, तब मान लीजिए कि 100 पीस बिकता था पूरा इंडिया में। अब 11 के कॉस्ट हो गया है तो ऑब्वियसली इसकी जो है डिमांड घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट बढ़ गया है। और मांग और पूर्ति के नियम से तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी वस्तु की प्राइस अप होगी तो उसकी डिमांड घट जाएगी। प्राइस अप कैसे हो गया है? टैरिफ लगने के बाद। ठीक है, तो इसकी डिमांड हो सकता है कि अब 90 पीस बिक रहा हो। तो इससे क्या होती है, टैरिफ लगाने से जो है जो घरेलू कंपनियां होती हैं, मान लीजिए मोबाइल का मैन्युफैक्चर और भी कई सारे कंपनियां जो इंडियन है वो कर रही होगी, तो उनके जो चीज बिकने लगेंगे और इसका चीज जो है कम बिकेंगे, क्योंकि ये महंगा हो चुका है। किस कारण से? टैरिफ लगने से। तो यहाँ पे स्पष्ट उदाहरण से आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, किसी विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ का दर जितना अधिक होगा उसकी बिक्री उतनी ही कम होगा। मान लीजिए कि भाई ये 10,000 की मोबाइल है और यहाँ पे भारत सरकार ने इसे 10% का टैरिफ लगाया है तो 11,000 में उपलब्ध है ना। मान लीजिए यही टैरिफ बढ़ा के 50% कर देगा तो यही 10,000 वाला मोबाइल 15,000 में बिकने लगेगा, तो बिक्री क्या होगा? और भी कम होता चला जाएगा। यही बात यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट है, टैरिफ का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना है। जो टैरिफ होते हैं, है ना, तो इनडायरेक्टली क्या हमारा मोटो होता है कि जो हमारी घरेलू कंपनियां हैं उनको जो है मार्केट में बनाए रखना और विदेशियों चीजों का वर्चस्व को कम करना। अब ऐसे तो हमारे कहने से कोई नहीं खरीदना मतलब खरीदना बंद कर देगा। भाव ये बढ़ा दो भाई कि खरीदना कम हो जाए, अपने आप जो है है ना। तो आयात को महंगा बना देता है ये आपका टैरिफ, और जो है घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जाता है इस प्रकार जो है टैरिफ लगा करके। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के लिए भारत का जो है सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर चाइना था, जो स्टेटमेंट 1 में दिया था जहां अमेरिका लिखा था, इसी कारण गलत था। और अगले वित्तीय वर्ष यानी 24-25 जो वित्तीय वर्ष जो अभी बीत चुका है, अभी हम लोग 25-26 वित्तीय वर्ष में जी रहे हैं। ठीक है, तो जो 24-25 वित्तीय वर्ष था तो यहाँ पे ट्रेंडिंग पार्टनर सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। तो ये पिछला 2 ट्रेंडिंग पार्टनर को भी याद रखना, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 23-24 के लिए चाइना था और 24-25 के लिए भारत का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर अमेरिका था। ठीक है,
अब यहाँ पे शब्द को अगर उल्टा कह देंगे तो आंसर बदल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर मैं इसको उल्टा बोलूं कि वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर, तो इंडिया आंसर मत कर देना, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, है ना। ये भारत के लिहाज से अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहले सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया था? भारत में पहले सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप जो फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका आयोजन सबसे पहले किस शहर में किया गया रहा? तो भैया भारत में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का जो पहला आयोजन है 1991-92, अगर एक लाइन में लिखना है तो 1992 लिखना है इसको, ठीक है। और अगर दो लाइन में लिखना है संस्करण के फॉर्म में तो 1991-92, ठीक है। तो ये इम्फाल में हुआ था, मणिपुर में, ठीक है। विजेता रहे थे पश्चिम बंगाल और रनर अप रहे थे त्रिपुरा। इसे हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखना, इसे ही हीरो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं या सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं। शुरुआत हुई थी 1992 में, कहाँ से? मणिपुर के इम्फाल से। विजेता रहे थे पश्चिम बंगाल और रनर अप रहे थे त्रिपुरा। राजा माता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन प्रतिवर्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किया जाता है। अब इसके जो शासी निकाय हो गए वो कौन हो गए भैया? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, है ना। अगर इसी लाइन से एक गौर से आप देखेंगे तो एक चीज का और आंसर मिल रहा है कि आपसे पूछा जा सकता है राजा माता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए किस खेल में प्रतिस्पर्धा करते हैं? तो आप कहेंगे सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में, या फिर इनडायरेक्टली आप राजा माता जीजाबाई ट्रॉफी भी इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कुछ एक दिन पहले आपको बताया था कि राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जो है ना, राष्ट्रीय खेल में प्रदान किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ राजा माता जीजाबाई ट्रॉफी सीनियर महिला है ना हॉकी चैंपियनशिप में दिया जाता है। वर्ष 2023 के इसके 28वें संस्करण के विजेता मणिपुर तथा उपविजेता हरियाणा रहा था 2023 वाला में। यह प्रतियोगिता कोलकाता में कराए गए थे। लेटेस्ट दो को याद रखना है, तो ये कोलकाता में हुआ था, 28वां संस्करण था। विजेता रहा था मणिपुर, उपविजेता रहा था हरियाणा। 23 की बात है। वर्ष 2024 में 29वें संस्करण जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित एरिया नारायणपुर में आयोजित करवाए गए, जहां विजेता मणिपुर और उपविजेता उड़ीसा रहा है, ठीक है। तो ये मणिपुर का लगातार 2 बार है और मणिपुर इस प्रतियोगिता में सबसे सफल टीम है। 29 बार खेल हुआ है और 23 बार तो खाली मणिपुर जीते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा जो है वहां पे स्ट्रॉन्ग टीम होगा इनका, है ना। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में सबसे सफल टीम मणिपुर रहा है, जिन्होंने अब तक 23 बार के जो है विजेता बने हैं और टोटल खेलवे हुआ है 29 बार, ठीक है। 1937 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन हुआ था। ये जो है शासी निकाय है फुटबॉल के प्रतियोगिता को कराने के लिए, जैसे बीसीसीआई क्रिकेट की प्रतियोगिता को कराने के लिए शासी निकाय होती है इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड स्तर पे आईसीसी होती है क्रिकेट का, और फुटबॉल का फीफा होता है, ठीक है। नोट 100 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला आशा लता देवी बनी है। इनको ध्यान रखेंगे, VVI कर लेंगे। जो बच्चे कंटेंट नहीं ले रहे हैं वो जो है कहीं पे लिख लो बेटे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली है, बहुत कम बच्चे जवाब दे पाएंगे, ठीक है, लिख लो। इनके अलावा 0.05 सेकेंड की आवर्त काल वाली तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 0.05 सेकेंड जो है इसका आपका टाइमिंग है, आवर्त काल है। तो इस वाले तरंग का, है ना, इस वाले जो है आपका वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपसे पूछ रहा है। आप सभी को पता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको 2 सूत्र याद रखना पड़ता है, F बराबर 1/t, और एक आपका तरंग दैर्घ्य के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आवर्त काल दे रखा है एग्जामिनर ने, तो यहाँ मुझे ये वाली सूत्र को इस्तेमाल करना होगा। तो 1/t करना है सिंपली, है ना। तो दिए गए प्रश्न में 1/0.05, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका 20 हर्ज आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 20 हर्ज आंसर हो जाएगा। मैथ हमसे बहुत ज्यादा बेटर है आप लोगों का, है ना। तो यहाँ पे 20 हर्ज आंसर कर लेंगे, ठीक है।
ये 1/t सिंपली करना है भाई। यही अगर नहीं पता हो तो यही बहुत महंगा न्यूमेरिकल हो गया, लेकिन ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे थोड़ा हाई लेवल के न्यूमेरिकल रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आवृत्ति ज्ञात करने के लिए एक अन्य सूत्र है, जैसा कि मैंने आप कहा कि भाई जब तरंग दैर्घ्य के फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन या न्यूमेरिकल दिया रहे, आंकड़ा दिया रहे, तो आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना है। आवर्तकाल के फॉर्म में दिया रहे तो इससे पहले वाला जो सूत्र आपने देखा F बराबर 1/t, उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर है F बराबर v बाई लैम्डा, जहाँ v क्या है, तरंग की गति है, वेलोसिटी है, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर तरंग दैर्घ्य वाला कोई दिया होता आंकड़ा तो इसका इस्तेमाल कर लेते, आवर्तकाल वाला दिया था तो पहले वाले का इस्तेमाल करके हमने सॉल्व करते हुए 20 हर्ट्ज आंसर निकाला है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, है ना, और नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। नोट, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, इस पॉइंट को विशेष ध्यान दीजिएगा। ध्वनि जब एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं तो उसकी बहुत सारी चीज बदल जाती है, जैसे स्पीड सबसे बड़ा कारक है, बदल जाती है। तभी तो आपको क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जामिनर कि भाई ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस मीडियम में होते हैं, तो आप कहते हो सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम गैस में होती है। लेकिन ध्वनि चाहे किसी भी मीडियम से प्रवाह करा दो आप, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नहीं बदलती है, क्योंकि इसका स्रोत नहीं बदलता है, और ये है ना, जब स्रोते नहीं बदलता है तो भाई फ्रीक्वेंसी कहाँ से बदलेगा। तो इसका मतलब आवृत्ति कभी नहीं बदलती ध्वनि का, चाहे कहीं भी किसी भी मीडियम से गुजरवा दो। यहाँ पे नोट करके मैंने एक चीज लिखा है, एक सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल का जो ये सूत्र है ना, ये बहुत ही करामाती सूत्र है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाती है। और किस किस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनती है यहाँ पर मैंने नमूना लिख दिया है। बहुत पुराना चावल हूँ, बहुत ज्यादा जो है पुराने हो गया हम तो, है ना, तो आपको मैं आइडिया भी देता हूँ कि किस प्रकार की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सूत्र है आपका आवर्तकाल का, एक सरल लोलक के दोलन के आवर्तकाल t बराबर 2 पाई। अब पाई तो कांस्टेंट वही है 22/7 या 3.1.4 वाला, तो इसको तो एक्सप्लेन करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सूत्र पूरा याद रखना है। l क्या है, लेंथ है लोलक की, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी के हिसाब से यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। अगर आप किसी लोलक को चंद्रमा पे ले जाओगे तो ये गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू जो है वहां बदल जाएगा। आइए इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। चंद्रमा पर आवर्तकाल पृथ्वी के तुलना में कम या ज्यादा। अब बताइए चंद्रमा पे आवर्तकाल पृथ्वी के तुलना में कम होगा कि ज्यादा होगा, है ना। तो जो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण है ये चंद्रमा से कम है कि ज्यादा, सीधे डिपेंड करता है। अगर पृथ्वी से ज्यादा है गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा का, है ना, तो भाई आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी के तुलना में कम है गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पे तो ज्यादा हो जाएगा आवर्तकाल, है ना। इसके अलावा दूसरे फॉर्मेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरल लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल पे प्रभाव। अब बताइए इस वाले सूत्र में अगर L की वैल्यू आप बढ़ा देंगे तो T का वैल्यू बढ़ेगा ना जी, क्योंकि ऊपर में है L। इस प्रकार से लिखा है T इक्वल टू, माफ कीजिए, 2 पाई इंटू रूट अंडर L/G है। अब इस L का वैल्यू जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही इस T का वैल्यू बढ़ेगा ना, क्योंकि L तो हर में नहीं है, अंश में है। तो यहाँ पे आवर्तकाल पे प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाने से बढ़ेगा, लंबाई घटाने से घटाएगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वेश्चन इस वाले सूत्र से पूछा जाता है कि किसी भी सरल लोलक के, है ना, लंबाई को 4 गुना कर दिया जाता है तो उसके आवर्तकाल जो है क्या हो जाएगा, L को 4L कर दिया गया तो T क्या हो जाएगा भैया, 2T हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अब इस L के जगह आपको 4L रखना है, और 4 आप जानते हैं रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 गुने यही सूत्र तो है, फिर से इसमें से खाली 2 निकाल लीजिए। अब फिर से तो वही सूत्र है 2 पाई इंटू रूट अंडर L/G, इसका मतलब 2T हो जाएगा। अर्थात अगर किसी लोलक के लंबाई की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल 2 गुने हो जाते हैं। तो ये 3-4 फॉर्मेट के प्रश्न मात्र इस एकलौता सूत्र से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अब जिसको सूत्र भी ना आता है और जो कभी इस प्रकार से बात सुने ही नहीं है वो तो पेन खटखटा के ही आएंगे ना, अरे बहुत हार्ड आया था। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड के भारतीय विजेताओं संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, एग्जाम की प्रेशर होती है, वहां पे सब कुछ जो नहीं आता बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, और ये हार्ड लगना ही आपके रिजल्ट को खराब कर देती है। ठीक है, अगर शुरुआत की 3-4 क्वेश्चन अच्छे से नहीं बना, है ना, तो आप बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम जो है खराब हो जाती है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड के भारतीय शतरंज के विजेता संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना।
पहला जो स्टेटमेंट है, भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड के प्रथम विजेता एल्बम का नाम वेस्ट मीट्स ईस्ट है ना। दूसरा स्टेटमेंट है, सुप्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड 2024 में दिया गया। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में राइट है। ये जो पहले वाली आपने कृत्य देख रहे हैं वेस्ट मीट्स ईस्ट, पंडित रविशंकर साहब को मिला था सबसे पहले 1968 में इसी कृत्य के लिए, सही है। और ग्रैमी अवार्ड जो है 3 एक साथ, जाकिर हुसैन साहब जब हमारे बीच नहीं हैं, इन्हें 2023 में 66वें ग्रैमी अवार्ड समारोह में एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, जो अब तक किसी भारतीय के द्वारा एक साथ सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीते जाने की रिकॉर्ड है। इनको मिला था एज वी स्पीक पस्तो, और एक और कोई एल्बम था एज वी स्पीक पस्तो, और एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। 3 चीजों के लिए अलग अलग 3 ग्रैमी अवार्ड दिया गया था जाकिर हुसैन साहब को, ठीक है। भारत के लिए सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड के विजेता पंडित रविशंकर है, जिन्होंने 1968 में अपने एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किए थे। पंडित रविशंकर कुल 5 ग्रैमी अवार्ड के विजेता रहे हैं। वह एक सुप्रसिद्ध सितार वादक थे, ये भी ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर को भारत सरकार के द्वारा 1999 में भारत रत्न दिया गया था। पद्म सम्मानों में पद्म विभूषण, माफ कीजिएगा, पद्म भूषण 1967 में और पद्म विभूषण 1981 में पंडित रविशंकर साहब को दिया गया। माई लाइफ माई म्यूजिक, रागमाला, ये दोनों के दोनों जो कृत्य हैं, लेख हैं, ये पंडित रविशंकर साहब के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तन्वी शाह को वर्ष 2010 में फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर के लिए जय हो गीत के लिए जो इन्होंने स्पेनिश लिरिक्स दिया था इस गीत को, इन्हें इसी कारण जो है इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और यह भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली फर्स्ट महिला बनी थी। कौन? तन्वी शाह। किसके लिए? जय हो के लिए। कौन से भाषा में? स्पेनिश लिरिक्स के लिए। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन साहब को 2024 में 66वें ग्रैमी अवार्ड समारोह में एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया, जो अब तक किसी भारतीय के द्वारा एक साथ सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। जाकिर हुसैन को टोटल 5 ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। जाकिर हुसैन सुप्रसिद्ध तबला वादक थे, जिन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में बराक ओबामा के आमंत्रण पे 2016 में अपनी प्रस्तुति देने गए थे। कौन? जाकिर हुसैन साहब। इस प्रकार अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रस्तुति देने वाले पहले संगीतज्ञ जाकिर हुसैन साहब है, ये बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपसे एसएससी पहले भी पूछ चुका है। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में वर्ष 1974 में प्रस्तुति देने के लिए किस भारतीय गायिका को इनवाइट किया गया था? तो इसका आंसर है लता मंगेशकर जी, ठीक है। इनके अलावा नोट, यहाँ पे नोट करके मैंने एक चीज लिखा है कि मई 2025 में अमेरिकन म्यूजिकल अवार्ड, ये बहुत बड़ा अवार्ड है ना, अमेरिकन म्यूजिकल अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, भारतीय मूल की महिला लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट है ना। इसमें मूल शब्द को जो है घुसा दीजिए इस प्रकार से। भारतीय मूल की महिला राजा कुमारी बनी है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करवा सकता है एग्जामिनर कि भाई अमेरिकन म्यूजिकल अवार्ड 2025 से किस भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को सम्मानित किया गया, तो आप कहेंगे राजा कुमारी। इसका नाम भैया इस प्रकार से है, राजा कुमार होते हैं जनरली, लेकिन ये राजा कुमारी है। इनके अलावा नोट वर्ष 2025 के लिए भारतीय मूल के चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए। तो बहुत सारे जो है इंडियंस बहुत बड़े बड़े अवार्ड जीत रहे हैं भाई। जैसे अभी जो है आपका वानू मुश्ताक मैडम है ना, वानू मुश्ताक मैडम आपके हार्ट लैम्प के लिए, HERT हार्ट लैम्प के लिए जो है आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 भी जीती है। तो ये बड़े बड़े जो छलांग है आपको जरूर याद रखना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध इमारत, स्थान तथा उनके संस्थापक के साथ किसका मिलान गलत किया गया है? आपको ये बताना है कि जो ये इमारत या फिर जो भी जगह है उनके बनाने वाले के नाम के साथ कौन सा एक गलत है। किला एक कुहना, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी ने मिलके बनाया था, पुरानी किला के अंदर दिल्ली में है। रानी की वाव गुजरात में है, रानी पद्मावती नहीं बनाई थी, है ना, रानी उदयमती बनाई थी। इसीलिए यह जो है आपका गलत है, और जो गलत है वही आंसर करना है। चांद मीनार अलाउद्दीन बहमन ने बनाया था, ठीक है। झूलती मीनार सीदी बशीर
ने बनाया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मिसमैच है और जो मिसमैच है वो आंसर हो गया। अब आइए इन चारों पांचों के बारे में समझते हैं, क्या है, कहाँ है, कौन बनवाया था। किला ए कुहना, हुमायूं और शेरशाह सूरी पहले क्या दोनों मित्र थे, है ना, पहले क्या दोनों मित्र थे, बाद में क्या हुआ, दोनों के साथ युद्ध हुआ, फिर क्या हुआ, हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा और शेरशाह सूरी ने शेर वंश की स्थापना किए थे, जैसा कि आप सभी को पता होगा, है ना। जो फेमस लड़ाई है कन्नौज की लड़ाई, बिलग्राम की लड़ाई, है ना। तो ये जो है, और चौसा की लड़ाई भी इन्हीं के बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो ये जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी जब एक में मिले जुले थे, है ना, तो दिल्ली के पुराने किलों के अंदर, है ना, ये बनवाया था आपका किला एक कुहना। इसके समीप, यानी ये जो किला एक कुहना है, इसी के समीप जलाशय का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जो आपके 2023 में सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, कंफ्यूज करने के लिए कि किला एक कोहना के समीप, है ना, जलाशय का निर्माण किसने करवाया। अब जो बच्चे सिर्फ यहीं तक पढ़ा हो वो तो मार देगा ना सीधे हुमायूं और शेरशाह सूरी, लेकिन पूरी बात को समझना है ना भाई। किला एक कोहना बनवाया हुमायूं और शेरशाह सूरी, लेकिन इसके समीप जो जलाशय है, जो जल राशि है, जो जल स्रोत है, उसका निर्माण कराने का काम जो है इल्तुतमिश ने करवाया था बाद में, ठीक है। रानी की वाव का निर्माण रानी उदयमती ने करवाई थी। यह राजा भीमदेव सोलंकी की स्मारक है और यह गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। और भारत में जो 100 रुपए की नोट चलती है नीला कलर वाली, उनके पीछे आपको जो है रानी के वाव के चित्र का अंकन मिल जाएगा। ये बेसिकली एक बावड़ी है, क्या है, बावड़ी, है ना। इनके अलावा चांद मीनार, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के दौलताबाद में देवगिरी किला के अंदर स्थित है, ठीक है, देवगिरी किला के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 1445 में, है ना, राजा अलाउद्दीन बहमनी ने करवाया था। अब बहुत सारे बच्चे के मन में एक बात आ रहा होगा कि अलाउद्दीन बहमन शाह तो नहीं है, नहीं भाई, वो अलग है, इसका नाम है अलाउद्दीन बहमनी, ठीक है, बस इतना ही बोलना है। यह काफी हद तक दिल्ली के कुतुब मीनार से मेल खाता है, यानी ये जो चांद मीनार है ये किसका नकल कह सकते हैं, तो ये आपके कुतुब मीनार के नकल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि कुतुब मीनार की नींव पहले रखी गई या इसके काल में, किसके काल में, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में, और ये है 1445 और कहाँ 1206, तो दोनों में नकल किसका हुआ, पहले वाले का, तो ये कुतुब मीनार का जो है 2 कॉपी दिखता है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया है कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी वंश की स्थापना करवाया और इसकी राजधानी कहाँ पे था, गुलबर्गा। सीधे पूछता है। अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू भी कहा जाता है ना। झूलता मीनार एक ऑप्शन में था, जो असल में सीदी बशीर मस्जिद के पास एक मीनार है। इसका निर्माण सुल्तान अहमद शाह के गुलाम सीदी बशीर द्वारा 1452 ईस्वी में करवाया गया था। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। रुकिए, मेरी बेटी रो रही है, एक सेकेंड। चलिए, अब ये तो मैं पढ़ा ही दिया था, है ना। झूलता मीनार कहाँ पे है, गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमद शाह भी इसका नाम, अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में ये नहीं है आपके सीदी बशीर कि भाई किसने बनवाया, तो अहमद शाह का नाम हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे, है ना, बहुत सारे अंग्रेज के समय काम तो दूसरे आदमी करते थे, लेकिन नाम होता था किसके समय, तो भैया ये कैनिंग ने किया, ये डलहौजी ने किया, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी सोच लीजिएगा कि भाई अहमद शाह राजा थे और उसके जो गुलाम थे सीदी बशीर, उनके प्रयास से बनवाया गया था। अगर वो नहीं ऑप्शन में तो अहमद शाह आंसर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में प्रथम बजट 1860 ईस्वी में किसके द्वारा पेश किया गया था। अभी जो मैंने बात कहा उसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी मिल जाएगा कि किस प्रकार से दूसरे ऑप्शन भी आंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेम्स विल्सन हो जाएगा आंसर। 1860 में सबसे पहले इंडिया में बजटीय कार्यक्रम की शुरुआत होती है और एक अर्थशास्त्री जो ब्रिटिश मूल के होते हैं, जिसका नाम जेम्स विल्सन होता है, इन्होंने पहला बजट जो है इंडिया के लिए पेश किया था। लेकिन उस समय वायसराय जो है कैनिंग था। तो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि भारत में बजट कार्यक्रम की शुरुआत किसके समय हुआ या किसके द्वारा करवाया गया, और ऑप्शन में जेम्स विल्सन नहीं है आंसर, तो भाई कैनिंग आंसर हो जाएगा, है ना।
ठीक है, उसी प्रकार जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया। 1860 में भारत का पहला बजट ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। देखो यहाँ पे लिखा है, भारतीय बजट प्रणाली का पिता या संस्थापक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। आज़ादी के बाद अगर यही स्टेटमेंट को आप दोहराएंगे तो वहाँ पे आंसर पीसी महालनोबिस हो जाएगा। यानी आज़ादी के बाद जो बजट कार्यक्रम में हेड माने जाते हैं या जनक माने जाते हैं वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को माना जाता है, जिनके मॉडल पे सेकेंड पंचवर्षीय योजना भी आधारित था। और इन्हीं के जन्म दिवस 29 जून को इंडिया में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आई होप दोनों बात समझ में आया। ओवरऑल ब्रिटिश काल में बजट प्रणाली के जनक विल्सन जी हैं, है ना, कैनिंग के काल में आए थे इस प्रकार की बात। और आफ्टर फ्रीडम जो बजट के जनक कहा जाता है इंडिया में, वो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। आर के शनमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत की पहला केंद्रीय बजट पेश किए थे वित्त मंत्री के रूप में। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, ये जॉन मथाई गणतंत्र भारत अर्थात जो आपका 1950 में, शनमुखम शेट्टी प्रथम बजट आजादी के बाद। ठीक है, ब्रिटिश भारत के दौरान 1843 में चलाए गए एक पत्रिका का नाम था द इकोनॉमिस्ट के जो आपको चलाया था या आप संस्थापक कह सकते हैं, ये जेम्स विल्सन ही था, क्योंकि जेम्स विल्सन से यहाँ क्वेश्चन आया है और इनके जो भी और भी इम्पोर्टेंट बात है मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। इस पत्रिका को इन्होंने ही चलाया था। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उपबंध अनुच्छेद 112 में मिलेगा। बजट शब्द का जिक्र संविधान में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कह देते हैं, जैसा कि पूरा दुनिया कहता है। ठीक है, बजट का उद्देश्य सरकार की आय और व्यय के बीच संतुलन को जो है सुनिश्चित करना होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप घर से बाहर रह के पढ़ते हो और 2000 रुपये आपके पिताजी देते हैं, उनमें आपको 500 टाइपिंग का फीस देना है, 700 रुपया भाड़ा देना है ना। तो इस प्रकार से जो आप अनुमान लगाते हैं यही तो है बजट, और क्या है। नेक्स्ट, बजट घाटा। देखिए बजट घाटा कोई एक घाटा नहीं होता है, ये सम्मिलित घाटा को आप कंबाइंड रूप से बजटीय घाटा कह देते हैं। इसमें कई प्रकार की घाटा आते हैं, फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटा। ये तीनों प्रकार के घाटा जो है बजट घाटा प्रणाली के अंतर्गत ही आती है और इन सब से आपके एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन आंसर डिमांड करता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए जो राजकोषीय घाटा अर्थात फिस्कल डिफिसिट है, यह वह स्थिति होती है जब सरकार का टोटल खर्च उसकी टोटल आय से अधिक हो जाता है। लेकिन याद रहे, है ना, आपको राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए उधार को सम्मिलित नहीं किया जाता है, अर्थात जो आपकी उधारी है उसको छोड़ दिया जाता है। अब आता है राजस्व घाटा, ये था राजकोषीय घाटा, ये है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट। कुल राजस्व प्राप्तियां, कुल राजस्व व्यय। अब सरकार टैक्स जो है अर्जन किया 50 रुपया और टैक्स के रूप में खर्च कर दिए 55 रुपया, तो यहाँ पे 5 रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है। प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा जब में से जब आप ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो जो भी आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं? फिर जो है प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटा। भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा 15.77 लाख करोड़ है, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 4.8% है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है, तो आप कहेंगे 4.8%। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 जो अभी हम लोग करंट में जी रहे हैं, और जो करंट में जी रहे हैं उसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि ये वित्तीय ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 अभी ऑन द वे है, समाप्त नहीं हुआ है, तो इसीलिए सिर्फ अनुमान ही हो सकता है। तो भारत ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 4.4 राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है या अनुमान लगाया है। आई होप दोनों बात समझ में आया। जो भी इसभी पूछे ये भाई जीडीपी का कितना प्रतिशत, तो बता देना दोनों। और ये तीनों जो बजटीय घाटा का स्वरूप है, फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट, ये आपको अच्छे से समझ में आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मैथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस नामक पुस्तिका के लेखिका कौन है? तो शोभना नारायण है। शोभना नारायण कौन
कौन है भैया? शोभना नारायण शास्त्रीय नृत्य कथक के गुरु हैं, है ना। उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1992 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया था। ठीक है, ये कई सारे किताब लिखे हैं, मैं बाद में इनके बारे में बात करूंगा। नीचे आइए और समझते हैं। यहाँ पे मोहिनी अट्टम, हिस्ट्री ऑफ डांस स्ट्रक्चर को मोहिनी अट्टम गुरु कल्याण कुट्टी अम्मा के द्वारा लिखा गया है ना। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को 1974 में केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, बाद में 1978 में भारत सरकार के द्वारा जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार होता है वो दिया गया इनको, है ना। मोहिनी अट्टम की माँ कहा जाता है कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को, है ना, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है ना। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा के जीवन और योगदान पर आधारित एक डॉक्यूमेंट फिक्शन का नाम भी मदर ऑफ मोहिनी अट्टम है, और ऐसे आम भाषा में इसे कह भी देते हैं मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, किसे? कल्याण कुट्टी अम्मा को। ठीक है, कर्नाटक संगीत की महारानी, क्वीन ऑफ कर्नाटकन जो म्यूजिक है वो MS सुब्बा लक्ष्मी को कहा जाता है ना। और जो कजरी की रानी है ये किसे कहा जाता है? आप लोग मुझे कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है ना। भारत में सभी शास्त्रीय नृत्य की नींव का स्रोत इसी ग्रंथ को माना जाता है। जो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति है या प्रचलन में आई, इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। एक अन्य पुस्तक है जो नंदिकेश्वर के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है अभिनय दर्पण। तो इसमें जो है शास्त्रीय नृत्य के मुद्राओं या फिर जो किए जाने का क्रम है इनके बारे में जानकारी आपको मिलेगा। तो ये दोनों ही पुस्तक शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी देती है। एक नर्तकी, वंस अ डांसर, एलेग्रा कैंट की आत्मकथा है। ये डांस से संबंधित किताब का नाम है, तो मैंने बताना उचित समझा है यहाँ पे। एलेग्रा कैंट का यह किताब है। सोनल मानसिंह, ए लाइफ नो अदर, ये पुस्तक सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, जो सोनल मानसिंह के ऊपर लिखा गया है। सोनल मानसिंह बहुत ही पॉपुलर जो है मतलब नृत्यांगना है, और उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। इन्होंने कई किताब भी लिखे, और यहाँ तक कि नृत्यांगना के साथ साथ राजनीतिक सफर भी तय करा इन्होंने। तो सोनल मानसिंह के ऊपर एक किताब लिखा गया, इनका नाम है ए लाइफ नो अदर। ये लेखिका है सुजाता प्रसाद। अगर यही किताब पूछ दे आपके एग्जाम में तो कितने बच्चे सही जवाब दे पाओगे जो घर से तैयारी करके नहीं गए हो? बताना। इनके अलावा इनक्रेडिबल इंडिया क्लासिकल डांस, इनक्रेडिबल इंडिया क्लासिकल डांस तथा ए जिगजैग माइंड के लेखिका सोनल मानसिंह जी है। ए जिगजैग माइंड जो है इनके ऊपर एक बैठक भी हुआ था इस किताब को लेकर के, है ना। तो ये काफी चर्चा का विषय रहा था। तो आपके एग्जाम में ए जिगजैग माइंड नामक किताब आ सकता है, एकदम अलग से लिख लो, सोनल मानसिंह ने लिखी है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य भली भांति कर लेती है, गुरु हैं। इन्हें 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और उस समय यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र की नर्तकी थी। बाद में 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण भी दिया गया, और इस प्रकार 2003 में पद्म विभूषण पाते ही सबसे पहला महिला नर्तकी बन गई जिन्हें यह पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया हो। तो इनको 2 अवार्ड मिला, दोनों ने ही रिकॉर्ड बनाया पद्म वाला। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम चलते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं? अपार्ट फ्रॉम अ चेयरमैन, हाउ मेनी अदर मेंबर्स आर देयर इन द फाइनेंस कमीशन? तो 4 गो होता है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था, और प्रथम वित्त आयोग में जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी साहब थे। इन्हें ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग 5 ईयर का जो है निकाय है, सामान्य अवस्था में 5 वर्षों तक चलती है। हालांकि ये अपवाद जो है हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में पिछला वित्त जो है वो 6 वर्षों तक चल रही है, है ना। तो ये मतलब समान अवस्था में आप कह सकते हैं कि ये 5 वर्षों के लिए चलाई जाती है। वित्त आयोग का गठन, वैसे बहुत सारे चीज अब एक्सेप्शन होने लगा है, जैसे भारत रत्न एक साथ एक आदमी को मतलब एक बार में 3 आदमी को मिलता था। आपने देखा कि भाई पिछला भारत रत्न जो है 5 आदमी को एक साथ में दिया गया। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो मतलब बेसिक रूल है वो तो आपको ध्यान रखना होगा। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और वित्त आयोग कैसी निकाय है?
आपसे पूछा जाएगा परामर्शदात्री, संवैधानिक, सांविधिक, तो आप कहेंगे ये संवैधानिक है। कैसे पता चलता है कि यह संवैधानिक है? आर्टिकल दिख रहा है ना 280, और संविधान में जब जिक्र है तो संवैधानिक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करे जाते हैं। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग में जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया साहब को बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार जो राज्य हैं वहां पे राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पंचायत को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो आपसे पूछता है कि भाई राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल। उसमें आर्टिकल कौन सा काम करेगा? 243 आए। देखिए 243 जो आर्टिकल है इसमें सिर्फ ग्राम पंचायत नहीं है, इसमें ग्राम पंचायत भी है, नगर पालिका भी है, और सहकारी संघ जो समितियां वगैरह होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है, ये काफी बड़े आर्टिकल है, मैंने इसको अलग से टॉपिक बैच में पढ़ा दिया है। जितना आप सोच रहे हैं कि भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, खेल से जुड़े टर्म नहीं दिख रहे हैं, यूनेस्को की साइट नहीं दिख रहे हैं, रामसर की साइट नहीं दिख रहे हैं, खेल की ट्रॉफियां नहीं दिख रहे हैं, बायसराय से क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं भैया, डेट का क्या मनाया जाता है वो नहीं दिख रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए लल्लू क्वेश्चन है और सबको मैंने टॉपिक बैच में अलग से पढ़ा दिया है। और मैं गाया हुआ गीत बार बार नहीं गाता है ना। तो आप जब भी कंटेंट लेते हो तो वहाँ टॉपिक बैच जो दिया जाता है उनको देख लिया कीजिए, जितने भी मन की जिज्ञासा है सब दूर हो जाएगी, है ना। और इन सब क्वेश्चन को मैं वैल्यू देता ही नहीं, जो सब बना ले वो मैं पढ़ाऊं तो इसमें मेरी क्या बहादुरी है भाई, है ना। वो पढ़ाऊं जो जनरली 9 लोग पढ़ाए, तब तो बहादुरी है ना। चलिए आइए, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर होते हैं और उनको सहायता देने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, है ना। और उनके साथ जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं इनका भी नाम याद रखना है, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन, जानकी रमन और पूनम गुप्ता। ये पूनम गुप्ता मैंने पढ़ा रखा है, आपके आरआरबी एनटीपीसी ने पूछ भी डाला, झिंगा डाला, ठीक है। नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट बहुत नजदीक में हुआ है, अप्रैल 2025 में हुआ है। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होते हैं 2+31, और ये 2 जो है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 31 जो है स्टेट और यूटी मिला करके आते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जीएसटी परिषद में अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के वित्त मंत्री करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए छोड़ करके जाता हूँ, आंसर डिमांड करता हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम इस समय तक कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, चीफ जस्टिस सहित, ठीक है। एक छोटी सी आंकड़ा की क्वेश्चन है, मतलब आंसर है, दे देना। WPL 2025 का आयोजन भारत के कुल कितने शहरों में कराया गया? तो WPL 2025 का जो आयोजन है ये भारत के 4 शहरों में कराया गया है। WPL 2025 का आयोजन 4 शहर बड़ोदरा, बंगलुरु, लखनऊ और मुंबई में कराया गया, जहां मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराकर दूसरा प्रीमियर लीग का खिताब जीता। और यहाँ पे नेट साइबर ब्रंट को जो है ऑरेंज कैप दिया गया तथा अमेलिया केर जो न्यूजीलैंड के रहने वाली हैं उनको जो है पर्पल कैप दिया गया। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जैसे आईपीएल में होता है WPL में भी होता है। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को जो है ऑरेंज कैप और सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। WPL 2025 में शुरुआती मैच बड़ौदा के कोटाम्बी स्टेडियम में हुआ था तथा फाइनल मैच भुवन स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। इसी कोटाम्बी स्टेडियम को आप बड़ोदरा ग्राउंड भी कहते हो, ठीक है, या फिर कोटाम्बी स्टेडियम भी कहते हैं। आईपीएल 2025 का आयोजन भारत के विभिन्न 13 शहरों में कराए गए, है ना, जहां विजेता रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और उपविजेता रिटिजिंटा की टीम किंग्स 11 पंजाब रहा था, ठीक है। ऑरेंज कैप यहाँ पे साई सुदर्शन को और पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था। आईपीएल 2025 का शुरुआती मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में कराए गए और आखिरी मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में कराए गए। निम्नलिखित में से दिए गए भू आकृतियों में कौन सा एक है जिसका निर्माण हवाओं के अपर्दन क्रिया का परिणाम नहीं है? देखिए, एक तो नदी, हवा और जल,
ये तीनों के द्वारा जो भू आकृतियां हैं वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आती है। तो पिछले क्लास में हमने आपको नदी के द्वारा निर्मित भू आकृति के बारे में जानकारी दे दिया था, है ना, नदी या नदी के द्वारा, है ना। आज मैं यहाँ पे आपको पवन या हवा के द्वारा बनाए गए भू आकृतियों के बारे में जानकारी दूंगा, और किसी एक और क्लास में जो है वाटर हो गया, हवा हो गया, अब मैं दूंगा फिर पवन, जल, हवा, और एक अभी मैंने क्या बताया, तीन प्रकार के होते हैं, हवा, जल, ठीक है। तो जो बच गया वो अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर के जो है तो जो हवा है वो भी कई प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, जिसके पीछे अलग अलग चीज काम करता है। कोई निक्षेपण का परिणाम है, कोई अपर्दन का परिणाम है। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अपर्दन क्रिया का परिणाम नहीं है, ये आपसे पूछा है। यारडंग, अपस्फीति, होलो, लोयस और जुगेन। जो लोयस है ये निक्षेपण का परिणाम है, हालांकि यह भी पवन के द्वारा ही निर्मित होता है, लेकिन ये निक्षेपण का परिणाम है, न कि अपर्दन का। अन्य जो तीन ऑप्शन देख रहे हैं ये अपर्दन का मतलब परिणाम है। हवा की क्रिया से बनने वाली भू आकृतियों को एओलियन लैंडफॉर्म कहा जाता है। ये स्थलक मुख्य रूप से पृथ्वी के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, खास करके रेगिस्तानी इलाका में इस प्रकार की भू आकृतियां आपको देखने को काफी मिलेगा, जिसके पीछे हवा कारक हो। यह उच्च दैनिक और वार्षिक तापमान सीमा, तेज पवन की गति, निम्न वानस्पतिक क्षेत्र, और ये सब कहाँ मिलेंगे, मरुस्थल में। भाई तेज हवा है, तापांतर का बहुत ज्यादा है ना। इसके अलावा जो है वर्षा बहुत कम है, पेड़ पौधे बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति कहाँ उत्पन्न होती है, मरुस्थल में, और वहीं पर जो है आपको हवा निर्मित स्थलाकृतियां देखने को ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। इसी कड़ी में एक है यारडांग। इसका निर्माण ऐसी संरचना में होता है जहां कठोर और कमजोर चट्टान क्रम में जो है संयोजित होते हैं। कठोर और जो है आपका मतलब ढीला ढाला चट्टान जो है ऐसे आपका संयोजित होते हैं, है ना। और कमजोर चट्टान के अपर्दन से, अब यहाँ पे ये कमजोर चट्टान जो है अपर्दित होने लगते हैं और यारडंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यारडंग जो है पवन की भू आकृति है, पवन द्वारा निर्मित है, लेकिन ये अपर्दन वाला है। एक होता है जुगेन, है ना। यह चट्टान एक मेज के आकार का क्षेत्र होता है जहां चारों ओर की नरम चट्टान हवाओं से अपर्दित हो जाती है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये नीचे वाले जो पोर्शन है ये हवाओं से अपर्दित हो रहा है, और ऊपर का जो पोर्शन है ये एज इट इज है, और ये रूप धारण कर लिया है एक मेज के जैसा। इसे जुगेन कहेंगे। ये भी हवा के अपर्दन का परिणाम है, अपर्दित हो रहा है क्योंकि। अपस्फीति होलो, चट्टानों की सतह से महीन कम मजबूती से जुड़े हुए कण जो हट जाते हैं। मान लीजिए कोई चट्टान है और इनके सतह पे जो हल्का हल्का कण है, ये हटने की जो क्रिया है ये आपका कहाएगा अपस्फीति होलो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बालू का स्तूप या टिब्बा। आपने गांव घर में देखा होगा जहां भी बालू का स्रोत, नदी के किनारे भी ये रहता है एक्चुअली, है ना। बालू का स्तूप या टिब्बा जो है ये पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप या टिब्बा कहते हैं। यह हवाओं के निक्षेपण का परिणाम है। इससे पहले जो हमने देखा तीन चीज हवाओं द्वारा निर्मित, है ना, जुगेन था, अपस्फीति होलो था, यारडांग था, ये सभी के सभी जो है अपर्दन का परिणाम था। और ये जो बालू का स्तूप है इसके पीछे भी कारक पवन ही है, हवा ही है ना, एयर ही है, लेकिन ये जो है निक्षेपण का परिणाम है ना। निक्षेप करता है, एक जगह से दूसरे उठा जाकर बस रख देता है, निक्षेपित होता, ठीक है। तो ये आपका निक्षेपण का परिणाम है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बालू का स्तूप, इसे टिब्बा भी कहते हैं। लोयस, यह एक जर्मन शब्द है जिसका उपयोग हवा द्वारा जमा की गई सूक्ष्म भुरमुरी पीली धूल के निक्षेपों के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिया में कम, यूरोप वगैरह में ज्यादातर पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है लोयस का कि जहां से ये उठ करके आया है ना, ये काफी दूर रहता है इसका स्रोत। ये जहां से भी उठ के आया होगा इसका स्रोत काफी दूर रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत नीचे से ढह गया, ऐसा नहीं, बहुत दूर रहता है। तो ये इसे लोयस कहा जाता है। ये जो पीले पीले भाग है ना, ये लोयस कहलाते हैं। इनके अलावा रिपल मार्क्स, ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ये जहां पर नदियां, है ना, जहां पर नदियां लगातार बहती रहती है ना और कम पानी रहती है, कम पानी, जैसे बैसाख के समय में नदियों में कम पानी हो जाता है, तभी मैंने अपने गांव में कमला नदी में इस प्रकार का जो है आकार मैंने देखा है,
ठीक है। ये क्या है, रिपल मार्क्स कहलाते हैं। ये प्रचलित हवा की दिशा के समकोण पर स्थित नियमित लहरदार भू आकृतियां है, ऐसे आकृतियां बन जाता है ना। ये मैंने कमला नदी की जो ऊपरी भाग है ना, वहाँ कम जल बहते हैं, मतलब कम करंट में धारा फ्लो होती है, तो वहाँ पे मैंने देखा अपने गाँव में। ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे रेगिस्तान वगैरह में, जहाँ अगर आप देखना चाहें तो, या फिर नहीं भी देखे होंगे, जरूरी थोड़ी है कि सबके गांव में अवेलेबल है ना। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पठार मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं जो इंडिया में है ना। तो निम्नलिखित में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, डायरेक्ट दक्कन का पठार लिखा है। ये पठार आपके ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है। ज्वालामुखी क्रिया भारत के दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, जो बेसाल्ट नामक ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। यह एक विशाल पठारी भूमि है। इसके आसपास के क्षेत्र में चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कपास के लिए उपयोगी होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि ज्वालामुखी क्रिया से जो निर्मित जो चट्टानें होती है उसे आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है ना। जो आपका चट्टान का फॉर्मेशन यानी शैल चक्र जहां मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था इसी सीरीज में, है ना। तो ये आग्नेय चट्टान जो है आपका बेसाल्ट चट्टान को भी आप आग्नेय चट्टान में रखते हो, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि बेसाल्ट चट्टान किसका फॉर्म है, तो आग्नेय चट्टान को। तो इसको दूसरे भाषा में आप कह सकते हो कि दक्कन का पठार का निर्माण जो है ना, जो है आग्नेय चट्टान से हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बेसाल्ट को आग्नेय कहिए, आग्नेय को बेसाल्ट कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कहा है, कभी एग्जाम में आ जाए तो छोड़ के मत आना कि भाई आपने तो बेसाल्ट पढ़ाया था, यहाँ आग्नेय लिखा है, क्या करूँ। तो सही है दोनों, है ना। तो दक्कन का पठार का निर्माण जो है ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप हुई है। और मैंने एक बात और बताया, अगर आपको याद हो, कि बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होती है। इट मीन्स दक्कन का पठार का निर्माण जब बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, इसका मतलब जब उसकी क्षरण होती होगी तो आसपास के इलाके में जो है काली मिट्टी का बहुलता पाया जाता होगा, है ना। तो ऐसे ही है भाई, दक्कन ट्रैप के आसपास कैसा मिट्टी पाया जाता है, काला मिट्टी, है ना। दक्कन का पठार इंडिया के 8 राज्यों में फैला हुआ है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट, यानी ये साउथ इंडिया को ज्यादातर कवर करता है। ठीक है, क्या दक्कन का पठार। ठीक है, इस पठार का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। इससे पहले मैंने कहा कि भाई डेल्टा का आकार भी त्रिभुजाकार होता है, और सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का आकार भी ट्रायंगल के जैसा ही था, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दक्कन का पठार जो है 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे इधर पश्चिमी घाट हो गया, इधर पूर्वी घाट हो गया, है ना। और जो तीसरा बच गया ये आपका सतपुरा श्रृंखला हो गया। तो ये 3 पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है आपका कौन सा, दक्कन का ट्रैप। भारत में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो आपका झील है, इसका नाम है लोनार झील। इसको आप और भी एक लैंग्वेज में बता सकते हो, क्षुद्र ग्रह से निर्मित, तो भी लोनार झील। बाद में इसी भी बात आई इस झील के ऊपर, है ना। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। इसे क्रेटर झील की संज्ञा दी गई है, या क्रेटर झील भी कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक से निर्मित भारत में मीठे पानी की प्रमुख झील बुलर झील जम्मू कश्मीर है, और लद्दाख की जो पैंगोंग तसो झील है, ये भी प्लेट टेक्टोनिक से ही बनी है, लेकिन ये खारे पानी की झील है, जो हिमालयी उच्च भूमि पे स्थित यह झील है। ठीक है भाई, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय बजट 25-26 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो भाई 74% से जो है 100% कर दिया गया है बीमा क्षेत्र में एफडीआई इस बजट 2025-26 में। ठीक है, अब बजट 2025-26 में कुछ निर्णायक स्टेप लिए गए, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अब बजट जितने बड़ा है उतना पढ़ाना संभव नहीं है, तो सिर्फ वही पढ़िए जो एग्जाम में आए और आप पास होके साहब बनो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन जो है, अब इसकी विस्तार करते हुए यह अब 2028 तक अनवरत रूप से चलता रहेगा। नेक्स्ट है पूरे देश का आम नागरिक, जो उड़ान योजना था, है ना, जो उड़ान योजना था, इसके तहत 120 नए गंतव्य को जोड़े जाएंगे, जिससे हवाई यात्रा की जो है तादाद बढ़ेंगे और सरकार की कमाई होगी। नेक्स्ट है जहाज निर्माण और पतन आधुनिकीकरण के लिए समुद्री विकास कोष स्थापित किए जाएंगे, इन्हें ध्यान रखना है। बिहार में कोसी नहर परियोजना और मखाना बोर्ड, इन दोनों पर जो है इस पे बात करी गई है ना। इनके अलावा 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में
50,000 अटल टैंकरिंग लैब। अभी मैंने बताया था कि भाई अटल टैंकरिंग लैब क्या होता है, इससे पहले वाला क्लास जाके देखो जिनको समझ में नहीं आता है, या जिनको आता है वो बहादुर हो, है ना। स्थापित किए जाएंगे, ये आंकड़ा याद रखना, जिससे एसटीएम अधिगम और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट था, ऋण सीमा 3 लाख रुपया, अब इसको बढ़ाते हुए 5 लाख रुपया कर दिया है, वीवीआई कर लेना, ठीक है। इसके अलावा 12 लाख रुपए तक पर जो है कोई भी टैक्स नहीं देना है आपको, जो न्यू टैक्स स्लैब इस बजट वर्ष में जो पेश किया गया। और सरकारी कर्मचारी अगर आप हो, वेतन भोगी हो, तो आपको जो है 12.75 लाख रुपया के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर इस रकम से 1 रुपया ज्यादा हो गया, मान लीजिए किसी भी आदमी को इकाए दहाए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना रुपया आ गया टैक्स, तो अब क्या करेगा, है ना। 8 से 12 लाख पर 10% का टैक्स लगा देगा, ठीक है। 12 से 16 लाख रुपए पर 15% का टैक्स लगा देगा। अब एक कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा 8 से ऊपर सभी पर, ठीक है। 8 से 12 तक चलेगा आपका 10%, 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20%, अब 20 से 25 पर 25%, और 25 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो वहां पे आपका क्या टैक्स कैलकुलेशन 30% होगी, ठीक है। तो ये टैक्स स्लैब आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर 12 लाख से नीचे हैं तो 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। वेतन भोगी हो तो 12,74,999 है तो भी 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है भाई। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसी पदार्थ का ठोस से बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस में परिवर्तन को सब्लिमेशन कहा जाता है या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जी एकदम सही है ये वाला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दूसरा है, जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारकर उसे पीने योग्य बनाने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों के दोनों उपयुक्त जो है कथन सत्य है। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन ठोस से बिना द्रव में बदले ही सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है अगर टेम्परेचर इत्यादि के संपर्क में आती है तो, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, या फिर ड्राई ऐश हो गया, सूखा बर्फ। ड्राई ऐश, सूखा बर्फ, है ना, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। इसके अलावा निक्षेपण प्रक्रिया, निक्षेपण जस्ट सब्लिमेशन का उल्टा है। जैसे सब्लिमेशन में क्या हो रहा है कि भाई जो भी ठोस है वो सीधे द्रव में गए बिना गैस बन जा रहा है, और जो आपका निक्षेपण क्रिया है वो सीधे गैस से ठोस बन जाता है। इसका जो है मैं उदाहरण समझाना चाहूँ तो क्या हो सकता है, जैसे गांव घर में पहले आप डिबिया से पढ़ते होंगे, है ना, हम लोग पढ़ते थे डिबिया से या लालटेन से, है ना, डिबिया या लालटेन से। तो उसके जो माथा पर आप देखे होंगे, है ना, कि गैस के रूप में कार्बन निकलता था और वो जो है इस प्रकार का ठोस रूप जो है जमा हो जाता था। ये भी हो सकता है इसका उदाहरण निक्षेपण का, कि सीधे गैस से ठोस बन जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हिमकरण, हिमकरण क्या है, हिमांक एवं द्रव को ठोस में बदलने का एक प्रक्रिया है। ये तो सीधे सीधे हो गया जमाना, है ना। जल शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन, फिटकिरी, पराबैंगनी किरण इत्यादि का प्रयोग आप कर सकते हैं या हम लोग करते हैं। सबसे शुद्ध जल बंधु वर्षा का जल होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज की पीएच वैल्यू अगर 7 हो तो न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात वर्षा का जल जो है बैड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिक का, ठीक है। और जैसे ही पृथ्वी पे वर्षा का जल गिरता है बहुत सारे चीज मिलने से वो शुद्ध नहीं रह जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाता है कि जल का जो पीएच मान कितना कम हो जाए तो अम्लीय जल कहलाएगा, तो 5.6 से कम अगर पीएच है तो अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है ये भी पूछा जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ना। तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में करवाया गया, तो ये पश्चिम बंगाल में करवाया गया है। तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 ये सेना का अभ्यास था। 2025 में कुछ अभ्यास और उनके वेन्यू और उसमें शामिल देश का नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अभ्यास का नाम है एक्यूबेरिन, इंडिया और मालदीव के बीच में हुआ है, जो संपन्न हुआ है मालदीव में हुआ है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी इंडिया की तीनों सेना, और ये आपका जोधपुर में हुआ है। बन्नो सागर, बन्नो सागर नेवल, इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बंगो सागर लिख लेना, है ना, बन्नो सागर नहीं, ये बंगो सागर है ना, बंगो सागर है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच बे ऑफ बंगाल में। बरूना नवल एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया के बीच अरेबियन सी में।
एक्सरसाइज जो है आपका नेक्स्ट वाला सी ड्रैगन, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, कोरिया एंड अमेरिका, ये यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में एग्जामिनर फट से बना देगा कि इनमें से कौन शामिल नहीं है इसमें, तो याद रखना होता है ना। तो ये आपका कहाँ पे हुआ है, एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम, ठीक है। तो ये जो है आज का क्लास था, अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और पढ़े वही जो काम का हो। 18 घंटा ही पढ़ रहे हैं और काम का चीज़ नहीं है तो आपके लिए किसी काम के नहीं है, ठीक है। और 3 घंटा ही पढ़ रहे हैं, काम की चीज़ पढ़ रहे हैं तो सफलता आपके पास आएगी चल के, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, है ना। चलिए, जय हिंद।